सो फ्रॉम वेल शुरू से ही हमें एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने को कह रहा है, पर शायद से हम उस चीज़ को बड़ी इजीली ले रहे थे। एंड वो आता है बाप और बेटे का रिलेशन। यहाँ पर सिर्फ बाप और बेटे का रिलेशन नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह से एक बाप मतलब उसका रोल जो है वो फ्रॉम वेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैन इन येलो और साथ ही बॉय इन वाइट का भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, जहाँ पर हम इन दोनों ही चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरी फ्रॉम वेल एक ऐसी स्टोरी के साथ जुड़ती है जिसका बहुत ही कम हिंट हमें मिला है, और जो सोफिया हमें बताती है कि इब्राहिम को किस तरह से गॉड ने इस चीज़ के लिए कन्फ्रंट किया कि अपने बेटे इस्माइल का सेक्रीफाइस दो। एंड किस तरह से ये पूरी स्टोरी फ्रॉम वेल को आपस में जोड़ती है, हड्डियों का कनेक्शन इनसे जुड़ता है, बच्चों का कनेक्शन इनसे जुड़ता है, और इन्हीं के ऊपर हम आज एक एक करके बात करने वाले हैं। सो या लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स मी मुदब्बिर AKA द फिल्मी ब्रो। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रॉम वेल के सबसे ज़्यादा डार्क और ट्विस्ट इन चीज़ों के ऊपर। सो या वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, मैंने एपिसोड 1 देखा एंड देन मुझे ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि स्टार्टिंग के अंदर ही हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो टोटली टूट कर बार के अंदर पड़ा होता है एंड इतनी ज़्यादा बियर पी लेता है कि अपने घर नहीं जा पाता है। एंड जी हाँ, ये था मेगन का हस्बैंड, मे बी मतलब मेगन का हस्बैंड था या फिर उसका फादर था, जिस बच्ची को वो मतलब हंट करती है वो दादी माँ आकर। एंड पहले ही मतलब सीन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। देन बॉयड कहता है कि एक पिता का हमेशा ये रोल होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मुसीबत में वो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही इस चीज़ का बहुत बड़ा हिंट मिल गया था, पर हमने इसे इग्नोर किया क्योंकि सीज़न 1 के अंदर हमने 3 या 4 ऐसे कैरेक्टर्स को देख लिया था जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। नंबर 1 बॉयड आता है जो कि एलिस को प्रोटेक्ट कर रहा था। नंबर 2 जिम आता है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। नंबर 3 पे आता था भाई खुद मतलब कि यही मेगन का हस्बैंड या फिर पता नहीं क्या है ये। एंड नंबर 4 अभी मुझे फ़िलहाल के लिए याद नहीं, पर कोई एक ऐसा कैरेक्टर और था जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड या फिर डोना को ही ले लो, उसके लिए तो वो सारी की सारी ही फैमिली थी जो भी कॉलोनी हाउस में थी। तो इस तरह से सीरीज़ हमें शुरू में ही एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप कर देती है। वेल हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पिता अपने बेटे को ही मारने की कोशिश कर रहा है सीज़न 4 के अंदर। जी हाँ, बात हो रही है हेनरी की, जिसे कि सोफिया इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देती है और उसे लगता है कि ये रियल वर्ड है ही नहीं। वो विक्टर को उड़ाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हमें पहली बार बाप और बेटे का कनेक्शन टूटते हुए नज़र आता है। एंड ऐसा ही अगर तुम जिम और ईथन के साथ देखोगे तो तुम्हें समझ आता है कि ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा क्लोज थे, लाइक कि ईथन अपने बाप को यार ऐसे था, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच था, इतना ज़्यादा अटैच था कि तुम देख ही चुके हो सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और जिम उसे लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि अपने बेटे से हर वक्त प्यार करता था। एंड देन मरने के बाद भी वो उसे आकर कहता है फाइंड द लेक ऑफ टीयर्स। एंड यही सबसे बड़ा हिंट था। एक तरफ एक ऐसा बाप और बेटा जो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सोफिया की वजह से, उसकी मैनिपुलेशन की वजह से, और एक ऐसा बाप बेटा जो पूरे फ्रॉम वेल की हिस्ट्री को बदलने वाले हैं। एंड दैट्स वाई मैन इन येलो ने आकर सबसे पहले जिम को टपकार दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये वो बाप है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड हेनरी वो बाप है जो रियलिटी में मतलब वो भी अपनी फैमिली को बचाना चाह रहा है, पर उसे कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है वो ये जानता था। एंड वहीं पर बॉयड, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तोड़ने में मज़ा आ रहा है इस जगह को। एंड बॉयड ने सीज़न 2 में कहा था कि ये जगह मुझे तोड़ नहीं सकती, तो जगह उसे तोड़ कर दिखा रही है। एंड साथ ही फातिमा की कोख में से कभी बच्चा पैदा करना, कभी एबी को मैनिपुलेट कर देना, एंड देन वो मतलब सब करवाना जो वो कर चुकी है ऑलरेडी, और उसे बॉयड मार चुका है इस वजह से। एंड देन एलिस को भी अंदर ही अंदर से तोड़ देना। अब कहीं ना कहीं एलिस इस सब का कसूरवार सीज़न 5 के अंदर बॉयड को मे भी ठहरा सकता है कि ना वो कभी स्माइली को मारता, ना कभी फातिमा मॉन्स्टर बनती और ये सब प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती। तो जगह हर बार एक पैटर्न को बार बार दिखाई जा रही है कि किस तरह से बाप और बेटे का कनेक्शन टूटता जा रहा है। एंड ऐसा ही अब हम मैन इन येलो और बॉय इन वाइट के केस में देख चुके हैं, जहाँ पर बॉय इन वाइट वो अपने बाप से सीज़न 4 के फिनाले में कहता है कि इस बार तुम हारने वाले हो, और मैन येलो कहता है पर उन्होंने ट्री गिरा दिया है, आई मीन्स कि वो होप गिरा दिया है जिसके दम पर तुम जिंदा थे। तो वो कहता है नहीं, लूप तो टूट रहा है और मुझे ये दिख रहा है तुम डर रहे हो। एंड यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि वो जो उसने स्टोरी सुनाई थी कि अब्राहम ने किस तरह से अपने बेटे इस्माइल की मतलब सेक्रीफाइस देना था, पर लेकिन उसे रोक दिया गया बिकॉज वो एक टेस्ट था। इसी तरह से मैन इन येलो ने उस सेक्रीफाइस को दे दिया, उसे देकर इसने मोर्टेलिटी का सौदा किया। एंड लोगों को भी यही
नहीं दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी इसी तरह से खुश रहो, मतलब कि मोर्टेलिटी हासिल करो, एंड लोगों को भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अभी कर्ज को मेंटेन करने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत है, मे बी 8 बच्चे चाहिए या 7 बच्चे चाहिए, जिनमें से एक मिसिंग है और वो ईथन है। एंड दैट्स वाई वो इसके पीछे पड़ा हुआ है कि इसे वो बच्चा, इसे वो परफेक्ट सोल चाहिए ताकि इस कर्ज को मेंटेन परफेक्टली रखा जा सके, ताकि इन फ्यूचर मतलब कि इस कर्ज को कोई ना तोड़ सके। पर बॉय इन वाइट के पास एक लास्ट होप अभी भी है कि वो इस मतलब रिचुअल को होने से रोक दे और सबको मतलब नॉर्मल कर दे, क्योंकि इसके बाद कोई भी मतलब आगे साइकिल नहीं चलने वाली, बिकॉज कर्स मेंटेन, देन कोई नहीं इसे रोक सकता। इस बार तो जेड के पास हड्डियाँ भी लग गई हैं हाथ, और कहीं ना कहीं जेड भी एक पिता था, शुरू से ही एक पिता था, और इसी तरह से डेबिथा भी एक माँ थी, जिस वजह से वो बार बार यहाँ पर आए जा रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था और इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाकी सब माता पिता जिन्होंने बच्चों का सेक्रीफाइस दिया वो एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, बिकॉज देखो उन्होंने फातिमा की तरह कभी ये चाहा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ मोर्टेलिटी चाहिए। पर जो अपना मेन क्रिएटर है द मैन इन येलो, वो बहुत शातिर था, वो अपना काम निकलवाना अच्छे से जानता था, एंड उसने इन लोगों को अच्छे से मैनिपुलेट किया। एंड देन मतलब इनके साथ जो कुछ किया हम सीरीज़ के अंदर उसे अच्छे से देख चुके हैं। पर जेड और डेबिथा ही क्यों बच गए, सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खास थे, वो मे भी इस रिचुअल के अंदर पहले इन्वॉल्व थे। एंड डेट्स वाई कि मैन इन येलो उन्हें चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता, जहाँ पर उसने डेबिथा को ये कहा था कि अरे मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं मार सकता, ये मेरे बस में है ही नहीं, और अगर है भी तो उसका अभी सही से टाइम नहीं आया है। और हमने मतलब ये जान लिया है सीज़न 4 के अंदर कि डेबिथा को और जेड को दोनों के ही विलेज के लोग मारते हैं, आई मीन्स के टाउन के लोग मारते हैं। तो मैन इन येलो के हाथ में ये चीज़ है ही नहीं। चीज़ें साफ साफ हिंट करती हैं कि किस तरह से एक बाप और पिता का एक पिता और बेटे का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। एंड अभी आगे हम यहीं जाकर देखने वाले हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। सो दैट्स इट एवरीवन, यही थी एक छोटी सी वीडियो जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और तुम्हें बतानी बनती थी। अब इसके बाद हो सकता है तुम्हारे माइंड में 1000 ऑफ थिंग्स आएँ, तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे भी पूछ सकते हो। भाई ये एक्टिव रहता है, आंसर दूंगा आपके सवालों के। कुछ टाइम से नहीं दे पा रहा था बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स वैसी चल रही थी। एंड साथ ही ये भी, अगर आपको कोई इसके रिलेटेड मिलती जुलती थ्योरी मिलती है या कुछ भी ऐसी वैसी बात मिलती है, सो लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, एंड या लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कर देना।